हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन खेरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये वीडियो सिर्फ आम दर्शकों के लिए ही नहीं, जो डॉक्टर कोलीग्स हैं मेरे, उनके लिए भी मेरा अपना विचार है और मैं चाहता हूँ अगर वो भी अपनी इस पर कुछ टिप्पणी दें या अपना आइडिया दें तो बहुत अच्छा होगा। आप सब जानते हैं कि आजकल चर्चा में आया हुआ है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारी डेथ्स और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं और ये न्यूज़ हमें भी बार बार मिल रही है और मेरे लिए ये बहुत एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि मैं खुद हेयर ट्रांसप्लांट में इन्वॉल्व हूँ और ऐसे कई न्यूज़ और कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के न्यूज़ हमारे पास डेली आ रहे हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हेयर ट्रांसप्लांट में, कभी कुछ। तो इन सब से कैसे बचें, क्या कारण है, किन चीज़ों का ध्यान रखें, पेशेंट्स किन चीज़ों का ध्यान रखें, डॉक्टर्स किन चीज़ों का ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों को समझते हुए जहाँ तक मैं इस विषय पे समझ पाया हूँ उस पर मैं आपके अपने विचार इस पर रखने वाला हूँ और इसको सुने क्योंकि हर लाइफ, हर ज़िंदगी बहुत कीमती है और हम चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट अनइवेंटफुली हो। आप जहाँ से भी ट्रांसप्लांट कराएँ वो सक्सेसफुल हो, आप अच्छे से उसको कराएँ और सुरक्षित रहें। इस पूरा वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन मकसद यही है कि जहाँ पे भी ट्रांसप्लांट हो आप सब लोग सेफ एंड सुरक्षित रहें। तो आइए हम समझते हैं कि जितनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, डेथ्स खाल करके जो हेयर ट्रांसप्लांट में हो रही हैं, किन कारण से हो रही हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इनमें कुछ कारण मुख्य हैं जिससे वो ट्रांसप्लांट के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस और डेथ सामने आ रही हैं। सबसे पहली जो रीज़न आ रहा है, जो सबसे बड़ा रीज़न आ रहा है इन डेथ्स का, वो है ड्रग रिएक्शंस यानी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। यानी ये कुछ दवाइयाँ जो हम देते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं या पेन किलर्स हैं, वो बॉडी में कुछ रिएक्शन कॉज करते हैं जिसको एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कहते हैं और वो बाद में कॉम्प्लिकेशंस कॉज करके डेथ कॉज करते हैं। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन यानी ड्रग रिएक्शंस, ये पहला एक मेजर रीज़न है जो मैं समझ पा रहा हूँ जो डेथ्स हो रही हैं वो हो रही हैं। सेकेंड कॉज आ रहा है जो वो हैं इन्फेक्शंस। तो ट्रांसप्लांट के बाद कुछ इन्फेक्शंस आ रहे हैं और वो इन्फेक्शंस कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो रहे हैं, जीवन के लिए भी और पूरे शरीर के लिए भी जानलेवा हो सकते हैं वो इन्फेक्शंस। उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, यानी इन्फेक्शंस। थर्ड पॉइंट जो आ रहा है वो ड्रग का जो डोज है, जिसको हम बोलेंगे ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स, वो एक कॉमन कारण है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों के अंदर, ये ट्रांसप्लांट के अंदर। तो ड्रग ओवरडोज इज अनदर वन रीज़न। फोर्थ रीज़न जो हो सकता है इन कॉम्प्लिकेशंस का, वो ये है कि पेशेंट की कुछ बीमारियां थी जो जाने अनजाने मिस हो गई और ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट वो कॉम्प्लिकेशंस कर रही हैं। जैसे हार्ट डिजीज़ थी और वो मिस हो गया या मालूम नहीं था, या फिर ड्यूरिंग सर्जरी कोई कार्डिक इशू प्रेसिपिटेट हो गया एंड दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो ये कुछ कारण हैं जो हम समझ पा रहे हैं, जो कॉमन रीजंस हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, खास करके लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ड्रग एनाफाइलेक्सिस यानी कि ड्रग रिएक्शंस। तो देखिए, ट्रांसप्लांट में 3 तरह की दवाइयों का इस्तेमाल होता है। एक एनेस्थीसिया, जो लोकल एनेस्थीसिया में ज़ाइलोकेन यानी लोकल एनेस्थीसिया की दवाई, फिर कुछ दवाइयाँ पेन किलर्स में दी जाती हैं जिनको एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, और कुछ दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स में दी जाती हैं। अक्सर ये 3 दवाइयाँ ही इस्तेमाल होती हैं। तो यानी इन 3 दवाइयों में से कोई एक दवाई है जो प्रॉब्लम कॉज कर रही है, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। एंटीबायोटिक्स यानी कॉमनली यूज होती हैं हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर। कभी कभी एंटीबायोटिक्स एनाफाइलेक्सिस कॉज कर सकती हैं और ये वेल नोन फैक्ट है। कॉमनली इस्तेमाल करने वाली जो एंटीबायोटिक है, जिसको हम सिफोटैक्सिन बोलते हैं या मोनोसेफ बोलते हैं, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन, दे आर वेल नोन टू कॉज एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। और ऐसा भी होता है कि पहली बार डोज दिया कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सेकेंड टाइम डोज दिया कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तीसरी बार आपने ये इंजेक्शन दिया, पेशेंट को अचानक रिएक्शन हो गया, एनाफाइलेक्सिस हो गया। तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। अगर आप कोई इंजेक्शन बहुत बार ले चुके हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगली बार वो दवाई आपको रिएक्शन नहीं करेगी। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कॉज कर सकती हैं।
दूसरी बात जो बहुत कम लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं, सबसे कॉमन पेन किलर जैसे कि डाइक्लोफिनेक जो हम यूज़ करते हैं, आई हैव सीन इट माई सेल्फ, आई नो इट वेरी वेल, बहुत से केसेस में इतनी सीवियर एनाफिलिक्सिस कॉज कर सकती है कि ये एक जानलेवा यानी खतरनाक टर्न ले सकती है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो ये मेडिसिन बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करनी चाहिए। इनफैक्ट एक प्रोटोकॉल है जो मैं डेवलप कर रहा हूँ विद माय टीम और हम उस पर डिस्कस करेंगे, जहाँ हमारा ये मोटिव है कि जितना पॉसिबल है डाइक्लोफिनेक और एंटीबायोटिक्स को ड्यूरिंग सर्जरी ना दिया जाए, उनको बिफोर सर्जरी या आफ्टर सर्जरी दिया जाए। वो हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। खास करके डाइक्लोफिनेक NSAIDs को ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट ना इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत बड़ा रीज़न एनाफिलिक्सिस का डाइक्लोफिनेक भी होता है और ये चीज़ हम देख चुके हैं बहुत बार। एक और बात जो समझने की ज़रूरी है, मान लो किसी को ड्रग रिएक्शन हुआ तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि हमने एपिनेफ्रिन यानी एड्रेलिन दिया, स्टेरॉइड यानी कि वाइसलॉन या फिर एफकॉलिन दिया उनको, या फिर एविल दिया। ये सब दवाइयों से नॉर्मली जो डॉक्टर्स हैं वो जो एनाफिलेक्टिक ड्रग रिएक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं, ये सब जानते हैं। और जनरली लकीली ज़्यादातर डॉक्टर्स अगर हैं, ट्रेन डॉक्टर है, तो वो इन दवाइयों को देख के ड्रग रिएक्शन को रोक पाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। मान लो किसी को ड्रग रिएक्शन हुआ किसी भी दवाई से, मे बी फ्रॉम टैक्सिन से हुआ या फिर उनको फ्रॉम NSAID से हुआ यानी डाइक्लोफिनेक से हुआ, तो आई हैव सीन माई सेल्फ एंड आई नो इट वेरी वेल कि कुछ घंटों के बाद, यानी कि आपको रिएक्शन हुआ, आपने सर्जरी ख़त्म की, कोई दवाई और नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद कुछ घंटों के बाद पेशेंट को फिर तकलीफ हो सकती है, उसका सैचुरेशन ड्रॉप कर सकता है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ऐसा हो सकता है और कई केसेस में हुआ है। इसको बायफेजिक एनाफिलेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं और इसका एक कारण ये भी होता है कि डिलेड यानी कि कुछ समय के बाद पल्मोनरी एडिमा और ARDS यानी लंग्स में पानी भरने लगता है और फेफड़ों में पानी भरता है और ARDS जहाँ की कंडीशन होने लगती है। इसका मतलब अगर किसी को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है किसी भी दवाई से, तो अगले 24 से 48 घंटे उसको ICU केयर में इन अ बिगर सेटअप रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये ना समझें कि एनाफिलिक्सिस हुआ और प्रॉब्लम खत्म हो गई, हमने वाइसलॉन दिया, हमने एफकॉलिन दिया, एविल दिया, एड्रेलिन दिया, पेशेंट ठीक हो गया, प्रॉब्लम से बाहर आ गए। नहीं, खतरा टला नहीं है। एनाफिलिक्सिस के बाद अगले 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं। इस बात को डॉक्टर्स जो हैं वो भी समझें, जो पेशेंट हैं वो भी समझें। अगर ड्रग रिएक्शन हुआ है उसको हल्के में ना लें। हो सकता है उस टाइम आप बच गए, लेकिन कुछ घंटे में अचानक सैचुरेशन ड्रॉप करता है और ये कुछ घंटों के इंटरवल के बाद ड्रॉप करता है। और अक्सर दो कारण आते हैं इसमें, लंग एडिमा यानी पल्मोनरी एडिमा एंड ARDS। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे अगर इसका राइट मैनेजमेंट नहीं किया जाता है तो इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। अगर हम इसको डिले कर देते हैं तो यहाँ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। एक बात और मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, आई स्टडीड लॉट ऑफ पेपर्स इन डिटेल। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो पेशेंट्स का जो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम पोटेशियम, वो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। इस समय पेशेंट का सोडियम और पोटेशियम की जांच करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों का पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कार्डियक अरेस्ट तक कॉज कर सकता है। तो दो बातें मैंने आपको बताई। अगर आपको ड्रग रिएक्शन हुआ है तो 24 घंटे तक अंडर ICU केयर रहना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइट्स पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, फेफड़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी पल्मोनरी एडिमा प्रेसिपिटेट कर सकता है। और जहाँ तक पॉसिबल हो ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स को इस्तेमाल ना करें, या फिर वो पेन किलर्स को इस्तेमाल करें जो सेफ हैं, लाइक पैरासीटामोल। इनफैक्ट जो प्रोटोकॉल अभी हम डेवलप कर रहे हैं उसमें हमारा आइडिया ये कि फैंटानिल पैच दे के सर्जरी को शुरू किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर बीच में पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाए। और जहाँ तक पॉसिबल है हम डाइक्लोफिनेक को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बाकी दवाइयों को और इंजेक्शंस को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो ये तो रहा ये बात रिगार्डिंग एनाफिलिक्सिस रिएक्शन। एक बात और जो हमको समझना है, ड्रग ओवरडोज एंड ड्रग ज़ाइलोकेन यानी कि जो हम कॉमनली मेडिसिन यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में, इसकी एक डोज होती है। वो डोज क्रॉस करने के बाद ये हार्ट के ऊपर और ब्रेन के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस कॉज करने लगती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी डिज़ायर्ड डोज है, जो इसकी डोज रिकमेंडेड है 5 मिलीग्राम पर kg वेट, उसको 5 to 7 मिलीग्राम पर kg वेट उसको क्रॉस ना किया जाए, उसको उसी के अंदर रखा जाए।
एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स ज़ाइलोकेन के साथ बुपीवाकेन यानी सेंसरोकेन को ऐड करते हैं। बुपीवाकेन और सेंसरोकेन कार्डियोटॉक्सिक है, हार्ट के ऊपर नुकसान पहुंचा सकती है। उसको इस्तेमाल ना करके आई सजेस्ट इसमें हम बुपीवाकेन या फिर देयर इज अनदर ड्रग कॉल्ड लीवोबुपीवाकेन, उसको यूज करें या रुपीवाकेन को यूज करें। रुपीवाकेन यानी रोपिन इज अ मच सेफर ड्रग। सिमिलरली लीवोबुपीवाकेन इज अ मच सेफर ड्रग देन सेंसरोकेन और बुपीवाकेन। वी वुड स्टॉप यूजिंग बुपीवाकेन क्योंकि ये एनेस्थीसिया के टाइम को लंबा करती है, बड़े कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है। तो ये मेरा सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ज़ाइलोकेन के साथ आप हो सके तो रोपीवाकेन को इस्तेमाल करें, खास करके जो डॉक्टर्स हैं। अनदर थिंग, ज़ाइलोकेन अपने आप में भी ड्रग रिएक्शन कॉज कर सकता है, तो ज़ाइलोकेन की जगह हमको ज़ाइलोकार्ड इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ाइलोकार्ड ज़्यादा सेफर दवाई है क्योंकि इससे ड्रग रिएक्शंस नहीं होते हैं। एक बात, क्योंकि ज़ाइलोकार्ड में प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। आपने अगर एक बार ज़ाइलोकार्ड की बॉटल को ओपन किया या उसको इस्तेमाल किया तो उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने एक बार ज़ाइलोकार्ड की बॉटल को ओपन किया, आपने उसमें से 5 ml, 10 ml, 15 ml जितना भी इस्तेमाल किया, बाकी बॉटल को डिस्कार्ड कर दें, अगली बार के लिए ना रखें। क्योंकि अगर आप इसको लंबे टाइम तक अंदर रखते हैं, इसमें फंगल इन्फेक्शन होते हैं या बाकी इन्फेक्शन होते हैं, तो एक रीज़न बन सकता है ये सब्सिक्वेंट केसेस में इन्फेक्शंस को कॉज करने का। तो ज़ाइलोकार्ड को आपको प्रिजर्व नहीं करना है, आपको रखना नहीं है। अगर आपने जितना यूज़ किया दैट शुड बी डिस्कार्डेड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ऑल्सो हमको रोपिन या रुपीवाकेन को इस्तेमाल करना चाहिए। दैट्स अनदर थिंग दैट वी आर कमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इन माई प्रोटोकॉल मैं ज़ाइलोकार्ड इस्तेमाल करता हूँ, रोपिन देता हूँ। एंड व्हाट आई एम कमिंग अप नाउ इज कि जब भी हम एनेस्थीसिया देते हैं उससे पहले हमें एक मेडिसिन आती है क्लोनिडीन, उसकी एक टैबलेट आती है, उसका इस्तेमाल करें। उसका रीज़न ये है कि क्लोनिडीन जो हमारा एनेस्थीसिया का टाइम है वो बढ़ाती है, जो एड्रेनलिन से हार्ट रेट बढ़ता है उसको कम करती है, और जो स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है उसे भी कम करती है, हमारा पेन रिलीफ का टाइम भी बढ़ाती है। तो क्लोनिडीन को हम एज अ टैबलेट दे सकते हैं। डॉक्टर वेंकटरमन जो मैसूर के बड़े फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनका पेपर पब्लिश्ड है कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले हमें क्लोनिडीन का टैबलेट देना चाहिए, एंड आई फुली एग्री विद दैट। So what I now recommend is कि क्लोनिडीन टैबलेट बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट एंड फेंटानिल पैच अगर हम ये देते हैं तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक पेन रिलीफ रह सकता है, और हमको जो बीच में जो डाइक्लोफिनाक या वॉवरिन का इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ने पे हम पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं या फेनार्गिन को यूज़ कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ज़रूरत करने पर हम मेडाजोलान को IV ड्रिप के फॉर्म में दे सकते हैं, बिकॉज ये सेफर ड्रग्स हैं कंपेयर टू डाइक्लोफिनाक जो बहुत सीवियर रिएक्शंस कॉज करती है। इस बात को हमें समझना है। तो ये आया हमारा ड्रग डोज के बारे में। दूसरी बात, जहाँ पे भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, खास करके अगर वो ज़ाइलोकेन को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक ही एंटीडोट होता है इंट्रावीनस लिपिड्स। इंट्रावीनस लिपिड्स को ज़रूर आपकी OT टेबल में होना चाहिए, सेटअप में होना चाहिए। अगर ज़ाइलोकेन की टॉक्सिसिटी का कोई भी सिम्टम हमको मिल रहा है, और सबसे पहला जो सिम्टम ज़ाइलोकेन टॉक्सिसिटी का आता है, पेशेंट रेस्टलेस होने लगता है, डिलीरियस होने लगता है, बहकी बातें करने लगता है, इसका मतलब आपकी डोज क्रॉस हो रही है ज़ाइलोकेन की, आप बढ़ा रहे हैं उस डोज को। तो उसका जो एंटीडोट है वो लिपिड्स हैं, इंट्रावीनस लिपिड्स हैं, वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। इमीडिएटली हमको इंट्रावीनस लिपिड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे पहले ये कार्डियक टॉक्सिसिटी को कॉज करे। तो ये हमारा ड्रग्स के बारे में रहा चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम किन चीज़ों को ध्यान दें, किन बातों का इस्तेमाल करें। अब हम आते हैं इन्फेक्शंस के अंदर। देखिए हमारे सामने कई केसेस आ रहे हैं, और कुछ केसेस मैं भी देख रहा था जिन लोगों की डेथ हुई है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। कुछ फोटोग्राफ्स बड़े केयरफुली देखने के बाद हमने ये देखा कि उनके नेक पे और गर्दन पे ब्लैक नेक्रोटिक पैचेस आ रहे हैं। और ये क्यों आ रहे हैं, ये चीज़ हमें काफ़ी समझने के बाद समझ में आया कि कुछ इन्फेक्शन, जैसे MRSA करके इन्फेक्शन होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन लोगों के अंदर हो रहा है और ये बढ़ रहा है लोगों के अंदर। MRSA इन्फेक्शंस ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते एंटीबायोटिक्स को। एक बार ये इन्फेक्शन हो गया तो ये जानलेवा हो सकता है। आई हैव सीन few cases where people were almost about to lose their eyesight also। उनकी आंख खोने तक का भी इंसिडेंस आया है। तो ये MRSA इन्फेक्शन हेयर ट्रांसप्लांट से आंखों तक गया है और भी अन्य हिस्सों में जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इस बात को समझे। MRSA का जो इन्फेक्शन है ये पेशेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्फेक्शन का जो रिजर्वायर है वो नाक है, यानी नोज।
जिस दिन आप हेयर ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं उससे 2 दिन पहले म्यूप्रोसिन ऑइंटमेंट आती है टी-बैक्ट के नाम से और अन्य नाम से, उसको नाक के अंदर लगाना शुरू कर देना चाहिए। इस बात को समझें, 2 दिन पहले बिफोर योर ट्रांसप्लांट म्यूप्रोसिन ऑइंटमेंट को नाक के अंदर लगाना शुरू करना चाहिए। दिन में 2 बार 3 बार म्यूप्रोसिन ऑइंटमेंट को नाक के अंदर लगाना है और सर्जरी के बाद भी कम से कम 3 दिन तक अलॉन्ग विद एंटीबायोटिक जो हम दे रहे हैं म्यूप्रोसिन ऑइंटमेंट इन द नोज हैज टू बी अप्लाइड, बिकॉज MRSA का जो रिजर्वायर है वो नोज होता है, नेजल कैविटी होती है। वी कैन ऑल्सो यूज बीटाडीन माउथ वॉश एंड बीटाडीन शैम्पूज। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझनी है, एंटीबायोटिक्स में 2 एंटीबायोटिक्स हैं जो MRSA में काफ़ी इफेक्टिव हैं, डॉक्सीसाइक्लिन एंड लिनिडोलिड। माय सजेशन इज कि हमें ये दवाइयाँ 2 दिन पहले सर्जरी से पहले ओरली शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जिस दिन सर्जरी है उस दिन हम इंट्रावीनस यानी कि ड्रिप के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं, जिससे कोई ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस मिनिमल हो जाएं। तो आप जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो 2 दिन पहले शुरू करें आप, और वो ओरल एंटीबायोटिक शुरू करें, इंट्रावीनस नहीं, क्योंकि ओरल के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम होते हैं, रिएक्शन भी होगा तो माइल्ड होगा। 2 दिन पहले शुरू किया, अगर कोई रिएक्शन हुआ तो हम सर्जरी को पोस्टपोन कर सकते हैं। जिस दिन सर्जरी है उस दिन IV एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करते हुए 2 दिन पहले ओरल एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन एंड लिनिडोलिड, ये दोनों के दोनों MRSAs के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। एट द सेम टाइम दे आर वेरी सेफ मेडिसिन। डॉक्सीसाइक्लिन भी बहुत सेफ है और लिनिडोलिड बहुत सेफ मेडिसिन है, खास करके अगर आप उसको 5-7 दिन से अधिक नहीं इस्तेमाल करते, बहुत ज़्यादा डोज में नहीं इस्तेमाल करते। इट्स अ वेरी सेफ एंटीबायोटिक, मच सेफर देन सिफोरोक्साइम एंड सिफोटेक्सिन, जिनके ड्रग रिएक्शंस बहुत सीवियर हो सकते हैं, जिनसे एनाफिलैक्सिस हो सकती है। तो डॉक्सीसाइक्लिन इज अ वेरी सेफ मेडिसिन, सिफोरोक्साइम एंड लिनिडोलिड इज अ वेरी सेफ मेडिसिन। इनका कॉम्बिनेशन हम ओरल टैबलेट में यूज करें, इंट्रावीनस ना यूज करें। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द होल थिंग, बिकॉज इंट्रावीनस जितनी दवाइयां हम यूज करते हैं ऑन द डे ऑफ सर्जरी, उतने ज्यादा ड्रग रिएक्शन और एनाफिलैक्सिस होने के चांसेस हमारे बढ़ते हैं। इस बात का हमको बहुत ध्यान देना है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं समझ पाया हूँ और जो मैं कर पाया हूँ। और दूसरी बात जो हमें समझना है, जब हम सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी से पहले अगर जो लोग स्मोकर्स हैं दे शुड स्टॉप स्मोकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप हैवी स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं और आप जाते हैं सर्जरी में, क्योंकि उसमें एड्रेनलिन भी इस्तेमाल की जाती है, एड्रेनलिन वैसोकंस्ट्रिक्टर है, स्मोकिंग भी वैसोकंस्ट्रिक्टर होती है। ऐसे जो हैवी स्मोकर्स हैं उनमें स्किन नेक्रोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस बात को ध्यान में रखें आप। तो स्मोकिंग को आप अवॉइड करें, स्मोकिंग को बंद करें कुछ दिन पहले बिफोर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग एड्रेनलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, एड्रेनलिन को भी आपको बहुत लिमिटेड डोज में यूज करना चाहिए। ओवर यूज ऑफ एड्रेनलिन बाय इटसेल्फ कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन लाइक लंग एडिमा एंड स्किन नेक्रोसिस। इस बात को ध्यान दें, खास करके एड्रेनलिन को भी हमको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम एड्रेनलिन को मैं कहता हूँ 1 एम्पूल से ज़्यादा एड्रेनलिन यूज नहीं होनी चाहिए एक केस के अंदर। दैट्स अनदर थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ सर्जरी है। लेट्स डू इट सेफली, लेट्स अवॉइड ऑल कॉम्प्लिकेशंस। इन सब बातों को आप ध्यान से सुने, इस मैसेज को जितना हो सके फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स को, कोलिग्स को, डॉक्टर्स को। वी कैन हैव हेल्दी डिस्कशंस। कुछ डॉक्टर्स के कुछ और व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं एंड आई विल बी वेरी ईगर टू नो बाकी जो सीनियर्स हैं, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे से डिस्कस करने से ही हम समझ पाएंगे कि हम इस बड़ी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप भसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।